हेलो दोस्तों। तो मैं आज आपके लिए लेक्चर नंबर 8 लेके आया हूँ, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, इसका पार्ट फर्स्ट में लेक्चर नंबर 7 में बता चुका हूँ। ठीक है, लेक्चर नंबर फर्स्ट मैंने पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट, लेक्चर नंबर सेकंड पढ़ा हाउ टू डू रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, लेक्चर नंबर थर्ड में बताया मैंने स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंट स्ट्रक्चर, लेक्चर नंबर 4 बताया ज्योमेट्रिक इफेक्ट, लेक्चर नंबर 5 बताया हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 बताया मैंने एरोमेट्रिसिटी, और लेक्चर नंबर 7 में रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्शन के बीच में बनने वाला वो कार्बोकेटायन बताया। अब आज मैं बताऊंगा रिएक्शन के बीच में कार्बोकेटायन कैसे बनता है और फ्री रेडिकल कैसे बनता है। ठीक है, ये सब बताऊंगा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पूरे क्वेश्चन कराऊंगा कार्बोनाइन फ्री रेडिकल के, और कार्बिन भी बनते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट में बीच बीच में नाइट्राइल बनकर, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट एक तो कार्बोकेटायन है, कार्बोनाइन है और फ्री रेडिकल है। इन तीनों के क्वेश्चन ऐसे सोल्व करना मैं पूरे लेक्चर में अच्छे से पूरा बताऊंगा। और आप ये रिएक्शन इंटरमीडिएट में अपन आज कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल बनेंगे। तो अभी पहले देखते हैं अपन फ्री रेडिकल। ठीक है, ये फ्री रेडिकल क्या है। ठीक है, फ्री रेडिकल में मैं एक एग्जांपल लेता हूँ SCH और H। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो X कंपाउंड रहा है, वो दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है। ठीक है, दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, तो क्या होगा यहाँ पर होमोलिसिस होगा। जैसे ये वाला बॉन्ड ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा और ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा CH और ये इलेक्ट्रॉन, तो ये फ्री रेडिकल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर X है ना, तो X फ्री रेडिकल। अब अपन यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पर X को H होगा यहाँ पर X की जगह। ठीक है, क्योंकि H और कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लगभग बराबर होती है, तो यहाँ पर H फ्री रेडिकल निकल जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चनों में अपन यहाँ पर H यूज करेंगे। ठीक है, अपन सेम बॉन्ड लगाने के लिए। और यहाँ पर क्या हो रहा है, होमोलिसिस फ्यूजन, मतलब बॉन्ड अगर सेम एटम मतलब सेम एटम या हो, या फिर दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम हो, तो फिर अगर बॉन्ड टूटे दोनों में, तो दोनों में बराबर इलेक्ट्रॉन बटेगा, उसे कहते हैं होमोलिसिस फ्यूजन। हेटेरोलिसिस मतलब डिफरेंट एटम हो और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंट हो, दोनों एक एटम तो दोनों के इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा और एक के पास पॉजिटिव आ जाएगा, उसे कहते हैं तो हेटेरोलिसिस फ्यूजन। ठीक है, अब इसके बाद अपन देखते हैं इसमें ये क्या बन गया, मिथाइल फ्री रेडिकल। कॉमन नेम के पीछे फ्री रेडिकल जो तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं एग्जाम्पल बहुत सारे क्या क्या बन सकते हैं। ये CH3 फ्री रेडिकल है, तो ये हो गया मेथिल फ्री रेडिकल जो बना गया। यहाँ पर ये भी बन सकता है CH3 CH2, ये हो गया इथाइल फ्री रेडिकल। और यहाँ पर देखो CH3 CH2 और ये CH2, ये हो गया नॉर्मल प्रोपाइल। 3 कार्बन है तो प्रोपाइल और फ्री रेडिकल। ये सब IUPAC में कॉमन में पढ़ चुके होंगे आप। और यहाँ पर देखो CH3 CH2, सॉरी यहाँ पर बीच वाली कार्बन पे ये वाला है CH3। अगर बीच वाले कार्बन फ्री रेडिकल है तो फिर इसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। अगर CH3 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH और अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे फ्री रेडिकल हो तो एलिल, ये हो गया एलिल और फ्री रेडिकल। ठीक है, ये सब बन सकते हैं, आप बना सकते हो, मैं सब बता चुका हूं। अब यहाँ पर आप देखते हैं इसके कैरेक्टर क्या क्या है, इसका कैरेक्टर। तो अपन यहाँ पर ये वाला ये मेथिल फ्री रेडिकल है, और मेथिल फ्री रेडिकल या कुछ भी हो सकता है, पूरे ऑल एल्किल फ्री रेडिकल। एल्किल सभी जितने भी एल्किल फ्री रेडिकल है उसके कैरेक्टर थे। यहाँ पर मेथिल का एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मान लो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर देखो ना 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब इलेक्ट्रॉन के दिखता है तो आप सोचोगे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 2 नहीं। कोई भी कंपाउंड अपना ऑक्टेट टेम्परेचर करना चाहता है, यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। यहाँ पर देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 होते तो ऑक्टेट कंप्लीट होता, लेकिन यहाँ 7 है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो इलेक्ट्रॉन का लवर मतलब इलेक्ट्रोफाइल। आगे बात में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल सब बाद में अच्छे से रिएक्शन मैकेनिक्स पढ़ाने से पहले पूरा पढ़ा दूंगा। उसके बाद अपन वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल है। और यहाँ पर अगला देखते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन।
अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, थोड़ा सा अलग है यार। अब आप देखना अलग कैसे, यहाँ पर देखो अपन जेड की वैल्यू निकालते थे अपन। यहाँ पर अगर 3 आती थी, कैसे निकालते थे जेड की वैल्यू, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड है 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर हाफ लोन पेयर है, तो इसका क्या हो गया 0.5। मतलब यहाँ लोन पेयर होता तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो मतलब एक यहाँ लोन पेयर 1 होता, लेकिन यहाँ पर देखो 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब लोन पेयर का था, तो इसे हाफ लेते तो 3.5। और अपन जेड की वैल्यू यदि 4 आती तो क्या था sp3, जेड की वैल्यू अगर 2 आती तो क्या था जेड की वैल्यू 3 आती तो आता sp2, और जेड की वैल्यू 2 आती तो आता sp। ठीक है, जेड की वैल्यू 4 आती तो sp3, जेड की वैल्यू 3 आती तो sp2, जेड की वैल्यू 2 आती तो sp। ठीक है, अब आप यहाँ जेड की वैल्यू निकाल, तो यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या आ रही है 3.5, तो 3.5 आ रही है। तो यहाँ पर देखो ना, तो 4 है और 3 है, 3.5 तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसा तो sp2 हो गया। अगर कोई भी एल्किल ग्रुप होगा, कोई भी एल्किल ग्रुप होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। ठीक है, और अगर sp मतलब इसका शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, और यदि CCl3 या CF3 होगा तो फिर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ठीक है, शेप होगा पिरामिडल। ठीक है, ये कैसे होगा मैं अभी यहाँ पर समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं आपको एक ट्राइगोनल प्लेनर के होगा और ये शेप पिरामिडल के होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये कार्बन है, तो यहाँ पर देखो इसके पास फ्री रेडिकल है। यहाँ अगर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो यहाँ फ्री रेडिकल है, शेप हो जाएगा इसका क्या बताया मैं, ट्राइगोनल प्लेनर। बट यदि यहाँ कार्बन पे देखो अगर F मतलब हाई इलेक्ट्रॉनिक एटम जुड़ा हो तो क्या होगा, यहाँ पर ये फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो ये फ्री रेडिकल इन्हें ना रिपल करेगा, लोन पेयर को रिपल करेगा। मतलब ये फ्री रेडिकल और लोन पेयर, फ्लोरीन के पास लोन पेयर है तो रिपल करेगा, तो इसका शेप हो जाएगा ऐसा। देखो ये F और ये फ्री रेडिकल, ये ना अपन अमोनिया का एग्जांपल लेके भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये रिपल करेगा तो इसका हो जाएगा शेप पिरामिडल इसका शेप हो जाएगा। ठीक है, ये मैं समझा चुका हूं। इसके बाद अपन इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। आप एक और 5 और पॉइंट बताता हूं मैं आपको। इसमें ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक कैसे होता है, यहाँ पर मैंने बताया था आपको, अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, या 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉनों से लोन पेयर हो, तो वहां पर हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। और मैंने एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। हाईली अनस्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था इनकी ये क्या होती है, इनकी लाइफ 10⁻⁶ फ्यू सेकेंड, कितनी कम है 10⁻⁶। तो हाईली अनस्टेबल, ये थोड़ी सी देरी रह पाते हैं। ठीक है, और इसके बाद और पॉइंट है कुछ, वो बताता हूं मैं आपको, ये सब उतार लेना। ठीक है, हाँ, इसके बाद ये अगला, यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मार्क रिव्यू करूंगा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि 2 फ्री रेडिकल वाली स्पीशीज मिलकर, क्या 2 फ्री रेडिकल वाली स्पीशीज मिलकर एक न्यूट्रल स्पीशीज बनाती। देखो बन गया ना, H फ्री रेडिकल, तो यहाँ बन जाएगा H2, यहाँ CH3 फ्री रेडिकल, C2H6 बन रहा है ना। तो यहाँ दो फ्री रेडिकल वाली स्पीशीज मिलकर न्यूट्रल स्पीशीज बनाती। तो यहाँ पर CH4 प्लस Cl फ्री रेडिकल, तो यहाँ क्या होगा CH3Cl प्लस H फ्री रेडिकल। मतलब ये देखो ये रिएक्शन क्या कहना चाह रही कि एक फ्री रेडिकल को देखकर न्यूट्रल स्पीशीज भी और भी फ्री रेडिकल दिखाना चाहते हैं। मतलब एक खरबूजे को देखकर और भी खरबूजा अपना रंग बदल रहा है। ठीक है, मतलब एक फ्री रेडिकल को देखकर कोई दूसरा भी फ्री रेडिकल बन रहा है। देखो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन गया। ठीक है, और यहाँ अपन यहाँ पर देखो देखते हैं CH3 माइनस फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, कोई भी ये रिएक्शन के दौरान कोई भी कंपाउंड अगर फ्री रेडिकल होता तो वो अब न्यूट्रल स्पीशीज को बाहर निकाल कर स्टेबल बनता। तो यहाँ पर देखो CO2 बाहर निकाल देगा प्लस CH3 फ्री रेडिकल बन जाएगा।
ये रिएक्शन क्या करेगी, मतलब कोई भी फ्री रेडिकल कंपाउंड अपने न्यूट्रल स्पीशीज को बाहर निकाल के स्टेबल बनना चाहता, तो ये CO2 को बाहर निकाल दिया, ये CO2 बाहर निकलेगा ऐसे, वो स्टेबल बने CH3 फ्री रेडिकल। और यहाँ पर और देखते हैं अपन, और एक और चीज यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि फ्री रेडिकल कैसे बनता। मतलब यहाँ पर देखो होमोलिसिस फ्यूजन होता और एनहोमोलिसिस फ्यूजन, तो यहाँ क्या बनता फ्री रेडिकल। तो ये होमोलिसिस फ्यूजन होगा तो फ्री रेडिकल बनेगा, तो ये कब होगा, कब फ्री रेडिकल बनेगा, तो ध्यान रखना हेल्पर HELPR, ठीक है, HELPR हेल्पर। ये हेल्पर का मतलब है यहाँ पर यदि हीट ज्यादा हो, मतलब हीट यदि हाई हो, जैसे 500 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा हाई हीट हो, रिएक्शन में अगर देना, अगर हाई हीट दे या फिर इलेक्ट्रिसिटी दो या फिर लाइट, मतलब अल्ट्रा लाइट या विजिबल लाइट हो, ठीक है, या लाइट हो, अल्ट्रा लाइट या विजिबल लाइट कुछ भी हो सकती है, ठीक है। लाइट हो, अगर क्वेश्चन में दिया हो रिएक्टेंट में अगर हीट दो बहुत ज्यादा 500 डिग्री सेंटीग्रेड या इलेक्ट्रिसिटी हो, लाइट हो, यूवी विजिबल लाइट, या फिर हेल्पर, पी का मतलब है परोक्साइड हो, मतलब परोक्साइड का मतलब ओ के मध्य बॉन्ड हो, मतलब दो ओ के मध्य अगर बीच में बॉन्ड है ना तो फिर उसे कहते हैं परोक्साइड, तो परोक्साइड हो, या फिर क्या है यहाँ पर रेडिकल, फ्री रेडिकल, ठीक है। अगर इन चारों कंडीशन हो तो फिर यहाँ पर बनेगा फ्री रेडिकल। ये बात ध्यान ना, यदि हीट 500 डिग्री ज्यादा हो और इलेक्ट्रिसिटी दो, अगर लाइट हो, अल्ट्रा लाइट या यूवी विजिबल लाइट या परोक्साइड हो, तो फिर वहां पर बनेगा फ्री रेडिकल, ठीक है, हेल्पर, याद रखना इसे। और इसके बाद में आपको ये रिएक्शन कहाँ देखने को मिलेगी अपन को, एक तो मिलेगी अपन को एडिशन रिएक्शन में, और एडिशन में और इधर से एंटी मार्कोनिक में, ठीक है। ये सब मैं आगे बताऊंगा। एडिशन रिएक्शन में मिलेगी ये वाली फ्री रेडिकल, कहाँ मिलेगी, एडिशन में मिलेगी, एंटी मार्कोनिक में, कोलबोज रिएक्शन में, ठीक है, कोलबोज रिएक्शन में मिलेंगे। ये सब मैं आगे बताऊंगा रिएक्शन, तो वहां भी बताऊंगा, ठीक है। ये अभी पूछे तो ध्यान रखना, एडिशन में मिलते हैं, एंटी मार्कोनिक और कोलबोज में मिलते हैं, ठीक है, इन सब में मिलते हैं। इसके बाद में अब इसके फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल देखते हैं, इसमें क्वेश्चन करते हैं बहुत सारे अच्छे, उसके बाद कार्बोनाइन देखेंगे, उसके बाद लेक्चर खत्म करेंगे, ठीक है। तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। और सबसे पहले वाला क्वेश्चन जो अपना इंपॉर्टेंट है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है। इसमें देखो आप यहाँ पर क्या होगा, ये इसमें से कौन ज्यादा स्टेबल होगा फ्री रेडिकल। तो आप देखिए यहाँ से हाइपर, मैंने क्या बताया था आपको, या तो पहले रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट देखेंगे, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, बता ही दिया मैंने, ठीक है। सबसे पहले रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट देखेंगे, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, जो उसमें मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखो आप, जैसे CH3 है, तो CH3 इसके कंपेरिजन में वाला कार्बन एल्फा कार्बन, तो इसमें ये एल्फा हाइड्रोजन, तो कितने 3 एल्फा हाइड्रोजन, एक एल्फा कार्बन। इसके यहाँ फ्री रेडिकल वाला कार्बन, ये भी कार्बन एल्फा कार्बन, इसमें 3 एल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 एल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 एल्फा हाइड्रोजन, कितने एल्फा हाइड्रोजन हो गए, 9 एल्फा हाइड्रोजन, कितने 9 बॉन्ड हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ पर देखो 3 और 3 एल्फा हाइड्रोजन और 3 एल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि देखो यहाँ इस वाले कार्बन से जुड़े कार्बन एल्फा कार्बन, 3 एल्फा हाइड्रोजन, 3 6 एल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ एल्फा हाइड्रोजन आप हाइपर कॉन्जुगेशन में, ठीक है। आप पूरे लेक्चर देखने के बाद ये लेक्चर देखें, वरना सोन में कुछ भी नहीं आएगा, ऊपर से निकलेगा सब। यहाँ पर देखो फ्री रेडिकल के पास में 3 एल्फा हाइड्रोजन, एक एल्फा कार्बन है, ये वाला कार्बन है फ्री रेडिकल, इसके कंपेरिजन में वाला कार्बन एल्फा कार्बन, एल्फा कार्बन से 3 एल्फा हाइड्रोजन जुड़े हैं, यहाँ पर 0 एल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो आप देखिए सबसे ज्यादा कौन होगा, जितने एल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा, 9 बॉन्ड हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा ना। तो ए वाले सबसे ज्यादा एल्फा हाइड्रोजन, तो ABCD ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में। और मतलब हर कॉन्सेप्ट में वाला क्वेश्चन देखते हैं, अभी कार्बोकेटाइन में भी देखा, फ्री रेडिकल में देखा, कार्बोनाइन में भी देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था पता है, कार्बोकेटाइन में ये वाला फिनोल से ज्यादा हो रहा था, ये भी बताऊंगा आगे, ठीक है, आगे बताऊंगा मैं, अभी जो नीचे स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखाऊंगा। इसमें देखो आप CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एलाइन, पता है ना, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास वाले कार्बन में अगर फ्री रेडिकल हो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास वाले कार्बन अगर फ्री रेडिकल या कार्बन फ्री रेडिकल हो, तो फिर वो एलाइलिक फ्री रेडिकल, अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो क्या होता, एलाइलिक कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो यहाँ फ्री रेडिकल तो एलाइलिक फ्री रेडिकल है, ठीक है, एलाइलिक फ्री रेडिकल। अब इन तीनों में बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा फ्री रेडिकल स्टेबल है। तो फिर यहाँ पर देखो आप
ये वाला तो कर रहा है रेजोनेंस। क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया था पाई, ये डबल बॉन्ड है, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, ऐसा कॉन्जुगेशन होता है। मैंने आपको बताया था रेजोनेंस में। नहीं देखा है तो फिर आप हाउ टू डू रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, लेक्चर नंबर 2, उसमें मैं पूरा कॉन्जुगेशन बताता हूँ 5 कौन कौन सा कॉन्जुगेशन होता है। तो देखो पाई सिग्मा फ्री रेडिकल है, कॉन्जुगेशन है, मतलब रेजोनेंस है, तो यहाँ हो रहा है रेजोनेंस। और यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा, यहाँ पर ओनली फॉर प्लस आई से ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, वो पर कॉन्जुगेशन में देखो 3 एल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। इसमें तो एल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है और प्लस आई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, नो इफेक्ट है। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? तो आप देखो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस वाला ज्यादा स्टेबल होता है हाइपर कॉन्जुगेशन से, तो ए वाला सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद बी वाला, उसमें तो कोई इफेक्ट नहीं है, तो सी वाला। और एक और चीज से देख सकते हैं समझ में, इसमें देखो रेजोनेंस हो रहा है और इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा, इसमें तो ओनली फॉर एल्फा हाइड्रोजन और प्लस आई, वो भी 3 ही एल्फा हाइड्रोजन है, तो ये वाला बी वाला, उसके बाद सी वाला, ठीक है। इसमें कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि अपन CH3 है और इससे ये क्या है, फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट समूह, ये बता चुका हूँ अभी थ्योरी में। इलेक्ट्रॉन डेफी मतलब इसे इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पर CH3 इलेक्ट्रॉन देगा, उसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पर देखो रेजोनेंस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, पूरा मतलब रेजोनेंस में क्या होता है, पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं पूरे कंपाउंड में, ठीक है, जिससे स्टेबल ज्यादा होता है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये वाला ज्यादा स्टेबल है, रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर ये कम स्टेबल क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा लेकिन प्लस आई हो रहा है, इसलिए इससे ज्यादा स्टेबल है, और इसमें कोई विकेट नहीं है, सबसे कम स्टेबल। और CH3 इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला देखते हैं अपन ए और बी। इस वाले क्वेश्चन में देखो, इसमें अब इन क्वेश्चनों में आती है प्रॉब्लम। इन क्वेश्चनों में प्रॉब्लम क्या आती है कि अब यहाँ पे देखो रेजोनेंस हो रहा है, ये फ्री रेडिकल है यहाँ पर, ठीक है, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, एल लिखे ना, एल फ्री रेडिकल है, तो पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, इसमें रेजोनेंस हो रहा है। इसमें देखो पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा पाई, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंटों के आधार पर देखा गया कि ए वाला कम है, बी वाला ज्यादा है, ठीक है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसमें 4 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होते हैं, 4 कैसे हो रहे देखो, ये वाला यहाँ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल कहाँ आएगा, यहाँ पर, फिर ये वाला यहाँ जाएगा फ्री रेडिकल यहाँ पर, फिर ये वाला यहाँ जाएगा फ्री रेडिकल, तो कितना 1 2 3 और एक यहाँ 4 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रहे, इसके 4 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रहे ना। और इसमें देखो एक तो ये वाला और एक ये वाला यहाँ जाएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो इसमें 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। अगर आप उसमें में नहीं आ रहा तो हाउ टू डू रेजोनेटिक स्ट्रक्चर वाला लेक्चर नंबर 2 देख के आओ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखो, तो इसमें 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रहे, एक तो ये वाला और एक और बन जाएगा, बॉन्ड उठाएगा, फ्री रेडिकल इधर आ जाएगा, अभी यहाँ आएगा फ्री रेडिकल, अभी बॉन्ड उठ के यहाँ आएगा तो फ्री रेडिकल यहाँ आ जाएगा, तो 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। इसमें देखो 4, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है, बी वाला ए वाले से, ठीक है। अब इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लेते हैं अपन एक बार। स्टेबिलिटी ऑर्डर देखने से क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, वरना ऐसे दोनों में रेजोनेंस होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओ। क्योंकि कार्बोकेटाइन में एक प्रॉब्लम थी, 3 कार्बोकेटाइन फिनाइल से ज्यादा स्टेबल था, ठीक है, तो क्योंकि उसमें तो 3 में रेजोनेंस भी नहीं लग रहा था, फिर भी ज्यादा स्टेबल था ना, तो यहाँ पर भी स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लेते हैं अपन। स्टेबिलिटी ऑर्डर फ्री रेडिकल, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं फ्री रेडिकल का, तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा C6H5 3 ट्राई फिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है, ये है C6H5, ये डाई फिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल, और ये है ये फिनाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। उसके बाद आ गए यहाँ पर एलिल, पिछले वाले ऑर्डर की तरह आ रहा है सेम, अभी पता लगेगा तो पिछले वाले की तरह है या अलग है। कार्बोकेटाइन में भी लिखाएगा मैंने ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, ये 2 डिग्री है ना, उसके बाद 1 डिग्री, ठीक है। उसके बाद CH3, इसे ऐसे लिख लो आप, CH3 CH2, ठीक है। ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और ये मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसे ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, इसे
आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल कहते हैं, ठीक है। आर्यन समझ में मैं सब बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा होगा टाइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल, उसके बाद डाइमिथाइल फिनाइल फ्री रेडिकल, उसके बाद फिनाइल फ्री रेडिकल, उसके बाद एलाइल फ्री रेडिकल, उसके बाद ट्रांसब्यूटाइल फ्री रेडिकल, उसके बाद आइसोब्यूटाइल फ्री रेडिकल, फिर इथाइल फ्री रेडिकल, फिर मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। अब आप देखिए इसे समझते हैं ये ऑर्डर कैसे हुआ, ये तीनों में ये ज्यादा कैसे हुआ, ये कम क्यों हुआ, ये कम क्यों हुआ। तो यहाँ पर देखो आप ये ऐसे ये थोड़ा समझाने के लिए ऐसे बना रहा हूं, ठीक है। ये वाला है और ये सेकंड वाला, ये ऑर्डर कैसे निकाला उन्होंने, ठीक है, CH, उसके बाद एक है, ठीक है। अब ये वाला फर्स्ट वाला ये देखो टाइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल है ना, ये देख लो ना, इसमें ऐसा कोल के स्ट्रक्चर बना सकते हो आप। और ये वाला देखो डाइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल, ये फिनाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। अब इन तीनों में ये वाला स्टेबल क्यों है, क्योंकि देखो इसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, सबसे ज्यादा कैसे हो रहा है, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो एक रेजोनेंस यहाँ और यहाँ फ्री रेडिकल यहाँ आ जाएगा, फिर ये वाला यहाँ आएगा तो फ्री रेडिकल यहाँ आ जाएगा, फिर ये वाला यहाँ आएगा तो फ्री रेडिकल यहाँ आ जाएगा। तो कितना 3 तो इसमें हो रहा है ना, और 3 ही यहाँ भी ऐसा ही होगा, ये वाला उठ के यहाँ आ जाएगा तो यहाँ फ्री रेडिकल आ जाएगा, ये वाला उठ के यहाँ आ जाएगा तो फ्री रेडिकल यहाँ आ जाएगा, ये वाला उठ के यहाँ आ जाएगा तो फ्री रेडिकल यहाँ आ जाएगा। इसमें भी 3 जगह फ्री रेडिकल आ रहा है, इसमें देखो ये वाला उठ के यहाँ आ जाएगा तो यहाँ फ्री रेडिकल आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला उठ के यहाँ आ जाएगा तो फ्री रेडिकल यहाँ आ जाएगा, उसके बाद ये वाला उठ के यहाँ आ जाएगा तो फ्री रेडिकल यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ फ्री रेडिकल आ जाएगा। अब देखो इसमें 3 रेजोनेंस हो गए, आप खोल के बनाना है ना, यहाँ पे 3 रेजोनेंस, 3 यहाँ पे 3 तो कितने हो गए 9 रेजोनेंस, और एक यहाँ बनेगा, एक वाला एक यहाँ बनेगा ना, तीनों एक एक बार यहाँ बॉन्ड बनाएंगे तो एक यहाँ रेजोनेंस, तो 10 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन गए इसकी देखो 3 यहाँ 3 यहाँ एक यहाँ, तो इसकी 7 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना के देखना आ जाएगी। इसकी देखो कितनी 4 रेजोनेटिव, 4 कैसे बनी, 3 तो एक तो यहाँ एक यहाँ 3 तो यहाँ आएगा फिर रेडिकल, एक बार यहाँ बार बनेगी रेजोनेटिव, तो 4 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन गई। तो इसकी सबसे ज्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है, उससे कम ही है, उससे कम ही है। अब देखो इन तीनों में तो आ गया, लेकिन यहाँ पर एक आपको कंफ्यूजन लग रहा है, मैंने आपको कार्बो के टाइम पढ़ाया अगर आपने देखा हो तो यहाँ आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है इस ऑर्डर में एक डिफरेंस आ रहा है कि ये वाला 3 डिग्री वाला इस फिनाइल से ज्यादा हो रहा था स्टेबल, यहाँ पर तो कम हो रहा है ना, लेकिन ये 3 डिग्री वाला एलाइल से भी और फिनाइल से भी ज्यादा स्टेबल हो रहा था। आपने कार्बो के टाइम में देखा हो तो क्यों हो रहा था यहाँ पर ज्यादा स्टेबल, क्योंकि यहाँ पर देखो ये वाला फिनाइल उतारता हूँ, ये वाला इससे ज्यादा, ये वाला यहाँ आ रहा था कार्बो के टाइम के ऑर्डर में, देखना एक बार। तो यहाँ देखो इसे बनाता हूं मैं, यही बना देता हूं, इसे मिटा के रुको। अब देखना यहां पर CH2 ये फिनाइल फ्री रेडिकल है, और यहां पर देखो एक क्या था 3 डिग्री कार्बोकेट है, ठीक है। अब ये वाला यहाँ तो कम स्टेबल, ये वाला ज्यादा स्टेबल है, लेकिन कार्बो के टाइम में ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये वाला कम स्टेबल था। ये क्यों था, यहाँ पर देखो यहाँ से हाइपर कॉन्जुगेशन देखो, यहाँ पर इस वाले का इसमें ये अल्फा कार्बन, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ बता चुका हूँ, तो इसमें कितना 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए ना। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ प्लस आई 3 जगह से लग रहा। ये देखो तीनों CH3 प्लस आई देंगे, उस पर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये स्टेबल होगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन आगे मैं बता चुका हूँ, तो ये प्लस आई भी तीन तरफ से लग रहा, तो ये ज्यादा स्टेबल हो रहा था। लेकिन यहाँ पर ये वाला ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पर क्योंकि रीजन ये है, यहाँ पर फ्री रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन इतना अच्छे से नहीं होता। क्या फ्री रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन इतना अच्छे से नहीं होता। यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे। यहाँ पर देखो अगर आप ये वाला इन तीनों का, ये वाला और ये वाला, इन तीनों को अगर देख लोगे, इनका आंसर निकालने बैठोगे ना 7 दिन लग जाएंगे। आपकी अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रखा है, ठीक है। अब आप अलग अलग किताबों में अब कौन सा आंसर मानोगे, लेकिन अगर आप कोचिंगों में पढ़ाते हो जिस हिसाब से देखोगे तो ये वाला ज्यादा स्टेबल बताते हैं इस वाले से। हमारे हिसाब से तो भाई यूं बताया गया है एक्सपेरिमेंट में, नॉर्मल सी बात की फ्री रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन इतना अच्छा से नहीं होता। और वैसे अपन को बॉन्ड फॉर्मेशन भी देखना होता है,
और बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रिसिटी, कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन कितना है, हीट कितनी दे रहे हैं, अलग अलग बातें देखने के लिए। तो इस आधार पर निकालते हुए एक्सपेरिमेंट से अपन को भी इतना सा ध्यान रखना है कि फिनोल ज्यादा, ये फिनोल ज्यादा होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से फ्री रेडिकल में, लेकिन अगर कार्बोकेटाइन हो तो फिर ये वाला ज्यादा होगा इससे फिनोल से। ये बात ध्यान रखना है ना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये है इसे ऑर्डर। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो जनरल सी बात है, मैं पूरी बता चुका हूँ। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर है 2 डिग्री कार्बन, है ना। यहाँ पर क्या है 2 डिग्री कार्बन, है ना, 2 डिग्री कार्बन। ये एक सेकंड मार कर खत्म हो गया इसका। यहाँ पर देखो 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन। यहाँ पर देखो 3 डिग्री है, क्योंकि एक तो ये एक है 3 डिग्री कार्बन है ना, और यहाँ पर देखो 2 डिग्री है, ठीक है। बट यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल दोनों में रेजोनेंस हो रहा है ना। मैंने क्या बोला, सबसे पहले रेजोनेंस देखो, है ना। अब यहाँ मैंने क्या बताया, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, 2 डिग्री से। तो सबसे पहले 3 डिग्री के साथ यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, तो बी वाला सबसे ज्यादा हो जाएगा। क्या, क्योंकि 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है, मैं अभी बता चुका हूँ जो होता है। 3 डिग्री वाला 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है ना, क्योंकि 2 डिग्री में क्या है CH3, ये दोनों प्लस आई से देंगे, और देखिए 3 डिग्री में तीनों तरफ से दे रहे हैं। 3 डिग्री वाला है और ये 2 डिग्री वाला है। अब 3 डिग्री में देखो प्लस आई तीनों तरफ से लग रहा है, 9 अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा, इसमें प्लस आई भी 2 अच्छे अल्फा हाइड्रोजन, इसमें इसके कम स्टेबल होगा। तो देखो 3 डिग्री के साथ ज्यादा स्टेबल, बी वाला सब ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों में 2 डिग्री है, ठीक है, लेकिन इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है ना, तो फिर ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा 2 डिग्री के साथ रेजोनेंस, सी वाला। फिर उसके बाद ए वाला, ठीक है, ए वाला में रेजोनेंस नहीं। ऐसे क्वेश्चन अगर आप करते रहोगे धीरे धीरे, तो आपका जैसे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सोल्व करोगे ना, तो आपको दिमाग में जाएगा कैसे क्या क्वेश्चन करना है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट सब दिमाग में बैठने लग जाएंगे। केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है, समझने लगोगे तो भी समझते रहोगे, मतलब बहुत ज्यादा समझने के लिए, ठीक है। इसमें मतलब आपने लिए ना, तो भी इसे अच्छे से क्लियर करो एक एक कॉन्सेप्ट को, जब जाएगा मजा आएगा, वरना कंफ्यूज हो रहोगे हमेशा के लिए। अभी वाला क्वेश्चन देखो, इसमें देखो आप यूज सोचो कि क्या कहते हैं, ये बेंजीन है, साइक्लो कंपाउंड है, ठीक है। आप इसको 3 डिग्री 2 डिग्री सोल्व करना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस हो रहा है ना, यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, इसके भी 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, इसके भी 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। आप सबको बताए बना के देख लेना, नहीं आया तो भाई आओ तो 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर वहां जाके देखना। वैसे मैं बता देता हूँ, बॉन्ड यहाँ उठ के जाएगा, तो एक तो ये वाला रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, और ये उठ के जाएगा तो फ्री रेडिकल यहाँ आ जाएगा, तो ये दूसरा वाला बन गया। एक तो यहाँ ये वाला फ्री रेडिकल, मतलब एक तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ये है सर, और इसके बाद डबल बॉन्ड उठ के यहाँ भेजेंगे तो फ्री रेडिकल यहाँ उठ के जाएगा, दूसरा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, 2 बन गए। एक फ्री रेडिकल, इसमें भी 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, 2 बन गए ना। इसमें एक तो ये वाला और इसमें ये वाला उठ के जाएगा तो फ्री रेडिकल यहाँ आ जाएगा, तो इसमें दूसरा तो इसमें भी 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, इसमें भी 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। बट इसमें देखो ये 1 डिग्री है, और इसमें देखो ये 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, 1 डिग्री। यहाँ 3 डिग्री के साथ रेजोनेंस और 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, यहाँ 1 डिग्री के साथ रेजोनेंस है और 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, मतलब ये तो बराबर है दोनों, लेकिन यहाँ डिग्री अलग अलग है। यहाँ 1 डिग्री है तो 1 डिग्री कम स्टेबल होता है 3 डिग्री से, तो बी वाला ज्यादा स्टेबल ए वाले से, ठीक है। उसके बाद सी वाला सबसे लास्ट में, क्योंकि इसमें तो रेजोनेंस हो रहा है, इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और मैं प्लस आई भी लग रहा है एक तरफ से, लेकिन ये वाला ज्यादा स्टेबल नहीं होगा क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा, ठीक है। तो सी वाला सबसे लास्ट में। ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें देखो आप नो इफेक्ट लग रहा है, इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं लग रहा। इस वाले में देखो NO2 क्या होता है, एन डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, ठीक है, एन डबल बॉन्ड हो और कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, तो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव जाएगा, जिससे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को इनसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब -m से इलेक्ट्रॉन वो खींचेगा। ये मैं बता चुका हूँ, मेसोमेरिक इफेक्ट में नहीं आया, तो फिर मेसोमेरिक इफेक्ट लेक्चर नंबर 4 देख के आना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो -m से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ये माइनस आई नाइट्रोजन मोल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो माइनस आई से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन यहाँ माइनस आई दोनों एक ही काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो CH3 से इलेक्ट्रॉनों को देगा प्लस आई से, यहाँ पर मतलब CH3 से प्लस आई से इलेक्ट्रॉनों को देगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे प्लस m से इलेक्ट्रॉनों को देगा, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, मैं सब बता चुका हूँ, प्लस m से इलेक्ट्रॉनों को देगा। तो अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होंगे, मतलब इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाएंगे, तो देखना आप इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना इसके ऊपर, तो NO2 वाला इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, उससे तो पहले इलेक्ट्रॉन है, और NO2 वाला इलेक्ट्रॉन खींचा है तो अनस्टेबल होगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट समय तो इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट समय में बता चुका हूँ, आप लोग अपडेट कंप्लीट क्यों होता थ्योरी पार्ट में। तो यहाँ पे देखो, इसे तो ये तो स्टेबल होगा, क्योंकि इसे तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो CH3 प्लस आई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और यहाँ पे देखो प्लस m,
ये इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है, लेकिन ये ज्यादा देगा, इसकी कंपैरिजन के ऊपर हाइड्रोजन स्टेट पर डिपेंड करता है। मुझे तो कम देगा, इलेक्ट्रॉनों को ये ज्यादा देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएंगे प्लस एम के थ्रू, तो प्लस एम ज्यादा होता है स्टेबल उससे इंडक्टिव इफेक्ट से। तो ये इलेक्ट्रॉनों को देगा, इसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो डी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल। उसके बाद ये भी इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है और ये खींच रहा है इसमें, तो ये उसके बाद सी वाला, तो ये भी दे रहा है ना, और इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं लगता, तो फिर ए वाला। उसके बाद डी वाला, तो बी वाला तो इलेक्ट्रॉनों को खींचा है वाला, तो सबसे अनस्टेबल होगा इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों दे रहे हैं, तो इन दोनों में कौन स्टेबल होगा? ये वाला, क्योंकि प्लस एम ज्यादा स्टेबल होता है, तो ए वाला सबसे, ये डी वाला सबसे आएगी। ठीक है, उसके बाद ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये दोनों देंगे, ये तो खींच रहा है और ये तो कुछ भी नहीं कर रहा, तो ये कुछ तो करेगा, तो इसके बाद सी वाला, मतलब कुछ तो स्टेबल करेगा, तो सी वाला। उसके बाद इन दोनों में देखो, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसमें तो पहले इलेक्ट्रॉन ही और इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये तो ज्यादा अनस्टेबल होगा, तो ये वाला सी वाला, ये ए वाला सबसे आगे आ जाएगा, उसके बाद बी वाला, तो हो जाएगा ऑर्डर डी सी ए बी। ये क्वेश्चन हो गया अपने। इसके बाद कार्बन आयन देखते हैं, कार्बन आयन। ठीक है, तो कार्बन आयन में देखते हैं अपन एक एग्जांपल लेके, ये एच सी एच, कार्बन आयन कैसे बनता है। तो यहाँ पर देखो ये वाई है, और यहाँ मान लो वाई की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से। क्या ये वाई जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो वाई की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, तो यहाँ क्या होगा, कार्बन को मौका मिलता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हो जाएगा ये, और वाई प्लस निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बना, मिथाइल कार्बो एनाइन बन गया ना, मिथाइल कार्बो एनाइन। वैसे यहाँ पर मेथिल कार्बो एनाइन मैंने बता दिया, ये मिथाइल, ये दो इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर, इसे लोन पेयर है ना, मिथाइल कार्बो एनाइन। और यहाँ देखो CH3 CH2 इथाइल, दो कार्बन इथाइल और कार्बो एनाइन। ये देखो CH3 CH2, ये क्या है, नॉर्मल, यहाँ माइनस से मर एक लोन पेयर आ गया, तो नॉर्मल प्रोपाइल, ये तीन कार्बन है तो नॉर्मल, और एक लास्ट वाले कार्बन पे नेगेटिव है, तो नॉर्मल प्रोपाइल, ये नॉर्मल चेन है ना, इसलिए नॉर्मल प्रोपाइल कार्बोकेटाइन। यहाँ पर देखो CH3 CH3, ये क्या है, आइसो प्रोपाइल कार्बो एनाइन। और ये देखो ये क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बो एनाइन। इसके बाद ये देखो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, एलिल, एलिल है ना, एलिल ये वाला। अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास वाले कार्बन पे अगर ये लोन पेयर हो, तो फिर उसे एलिल कार्बो एनाइन कहते हैं। ठीक है, और भी बन सकते हैं। ठीक है, ये बना दिया अपन। अब इसके बाद अपन देखते हैं इसका कैरेक्टर क्या क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब इसके बैलेंस शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है ना, मतलब इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब इलेक्ट्रॉन की ज्यादा अधिकता है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच है इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ होगा न्यूक्लियोफिलिक, इसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये कार्बन आयन में कार्बोकेटाइन का पूरा उल्टा होता है। ठीक है, उसका पूरा पूरा उल्टा होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं, ये तो हो गया। अब इसमें सेकंड पॉइंट देखते हैं अपन, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यहाँ पर देखिए 3 जेड का मान, अगर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो यहाँ देखो सिग्मा बॉन्ड की ना 3 प्लस 1 लोन पेयर, तो क्या है 4, तो sp3। तो क्या इसका शेप क्या होगा, मतलब इसका शेप क्या होगा बताओ, sp3। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है ना, sp3 का शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है ना, चतुष्फल की टेट्राहेड्रल। लेकिन यहाँ पर इसका शेप टेट्राहेड्रल नहीं होगा। आपने अगर अमोनिया एग्जाम्पल देखा हो, तो अमोनिया में देखो लोन पेयर होता है, तो इसकी आकृति ये हो जाती है पिरामिडल, यहाँ H पिरामिडल। ठीक है,
इसकी शेप हो जाती है पिरामिडल। और तो आप देख रहे हो यहाँ पर कार्बन है, इस पे भी लोन पेयर है, तो ये यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, ये कार्बन है, ये लोन पेयर। तो ये लोन पेयर क्या होता है, इनको धकेलेगा नीचे वाले का हाइड्रोजनों को, तो ये पिरामिडल हो जाएगी इसकी आकृति, ठीक है। इसका शेप हो जाएगा पिरामिडल, तो इसका शेप क्या होगा, पिरामिडल। आप टेट्राहेड्रल में ना sp3 है, बट यहाँ आपने अमोनिया एग्जाम्पल देखा है, इसमें लोन पेयर इनको तो खेल रहा है, ये लोन पेयर इनको तो खेल रहा है हाइड्रोजन को, तो इसका आकृति पिरामिडल हो जाएगी ना। वैसे यहाँ पर भी लोन पेयर है, तो ये तीनों हाइड्रोजनों को नीचे धकेलेगा, मतलब नीचे उनको फोर्स देगा, तो रिपल्सन होगा ना, तो वो नीचे आ जाएंगे, तो उनकी आकृति कैसी हो जाएगी, पिरामिडल, ठीक है। ये इसका शेप हो गया। और ये अभी है डायामैग्नेटिक, क्या डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक को आपने देखा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये कार्बोनाइट कहां मिलता है, तो आप देखोगे इसे एल्डोल कंडेंसेशन में, और आप इसे देखोगे केनिजारो रिएक्शन में। एक एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आएगी, एक उसमें देखोगे, केनिजारो रिएक्शन में देखोगे, एक पर्किन कंडेंसेशन में देखोगे, पर्किन रिएक्शन होगी उसमें देखोगे। तो इन रिएक्शनों में देखने को मिलेगा कार्बोनाइट, ठीक है। और इसके आप कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक दो क्वेश्चन और करा के लेक्चर को फिनिश करेंगे, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन तो फिर मैं एक साथ है ना आपको और ज्यादा जैसे पूरे इफेक्ट हो जाएंगे ना, उसके बाद एक लेक्चर पूरा क्वेश्चन करेंगे पूरे के मिला के, कौन सा भी क्वेश्चन, ठीक है। मैं पूरे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के लाके और एक और लेक्चर बनाऊंगा जिसमें पूरे इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन सबके लेक्चर आ जाएंगे, ठीक है। और लेक्चर के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देगा, सब लेक्चर देखना, जब जाके ये वाला लेक्चर देना, उसके बाद पूरे क्वेश्चन जो लास्ट में लेक्चर बनाऊंगा वो पूरे क्वेश्चन करना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। ये अपना सबसे पहले 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री वाला फेवरेट क्वेश्चन करता है। तो ये क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। और ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्योंकि देखो कार्बन कार्बन जुड़े हुए, इसका 2 डिग्री है ना, और यहाँ 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ठीक है। इथाइल कार्बोनाइन, मिथाइल कार्बोनाइन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप बोलोगे हाइपर कॉन्जुगेशन, कार्बोनाइन है, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता, क्यों नहीं होता, रीजन है इसका। मान लो अभी CH3 है, CH3, अब यहाँ नेगेटिव है। अब आप हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या करते हो, ये वाला अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, तो इसके अल्फा हाइड्रोजन 3 है, इसके भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना। ये वाले कार्बन के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसके 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके भी मैं हाइपर कॉन्जुगेशन में बता ही चुका हूं। तो यहाँ पर देखो एक बार क्या होता है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ दे देता है, इसे यहाँ H पॉजिटिव के रूप में निकल जाता है, ठीक है। कार्बोनाइट में से निकलेगा, ऐसे निकलते, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये हाइड्रोजन बोल देगा ना, कार्बन तो पहले नेगेटिव है, और यहाँ पर बॉन्ड नहीं आ सकता, क्योंकि तो पहले यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है ना कार्बन पे, पहले पॉजिटिव था, तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो यहाँ पर ये बॉन्ड हाइड्रोजन का यहाँ जाता था, ऐसे एक बार ये हाइड्रोजन आएगा, एक बार ये 3 बार, तो कितनी बार हो गया। इसलिए क्या कहते हैं, यहाँ पॉजिटिव था तो रेजोनेंस हो रहा था, नो बॉन्ड रेजोनेंस यहाँ पे कॉन्जुगेशन के दौरान, तो यहाँ नो अल्फा हाइड्रोजन, तो नो बॉन्ड रेजोनेंस बन रहे थे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है, कार्बन पे हाइड्रोजन देगा, तो यहाँ तो पहले इलेक्ट्रॉन अधिक है, कार्बन के पास और इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है, यहाँ बॉन्ड ही नहीं बन पाएगा, तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता कार्बोनाइट में। ये बात ध्यान रखना, मैंने बता दिया क्यों नहीं होता। तो अपन देखते हैं यहाँ पर रेजोनेंस हो नहीं रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, रिस्टेबिलिटी कार्बोनाइट में रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट देखेंगे, उसके बाद देखेंगे अपन हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद देखेंगे अपन इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। ये बता ही चुका हूं मैं, सबसे पहले रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट देंगे, उसके बाद देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद देखेंगे स्टेबिलिटी में, ठीक है। कार्बोकेटाइन हो चाहे कार्बोनाइन हो चाहे फ्री रेडिकल, सब में सबसे पहले रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट देखेंगे, वो ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, वो ज्यादा उससे कम होगा, फिर उसके कम इंडक्टिव इफेक्ट स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ रेजोनेंस होगा, कोई कॉन्जुगेशन है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि पाई सिग्मा यहाँ तो कहाँ हो रहा, ये लोन पे सिग्मा मतलब कॉन्जुगेशन नहीं है। यहाँ पर कॉन्जुगेशन होता है पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा लोन पे सिग्मा पॉजिटिव, ठीक है। मैं सब बता चुका हूँ आपको, हाउ टू डू रेजोनेंस स्ट्रक्चर लेक्चर सेकंड में। तो ये हो गया, तो यहाँ पर देखेंगे अपन 3CH3 यहाँ प्लस आई से, ये प्लस आई से इलेक्ट्रॉन देगा, ये प्लस आई से, तो
तो 3 प्लस साइज से इलेक्ट्रॉनों को देंगे, ठीक है। अब 3 प्लस साइज से इलेक्ट्रॉनों को दे रहे हैं ना, तो क्या होगा, ये तीनों CH3 प्लस साइज से इलेक्ट्रॉन देंगे। अब कार्बन पे नेगेटिव है, उस पर तो पहले लोन पेयर है, और तुम उसे और इलेक्ट्रॉनों को देखो तो वो तो और ज्यादा अनस्टेबल होगा ना, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 CH3 प्लस आई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखो 2 प्लस, ये देखो 2 प्लस आई पेट लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक तो ये वाला और एक ये वाला, यहाँ 2 CH3 दे रहे हैं, मतलब इससे तो थोड़ा स्टेबल होगा। यहाँ तो 3 CH3 इलेक्ट्रॉनों को देखे, इस पर तो पहले नेगेटिव है तो ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर देखो नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर 2 CH3 दे रहे हैं, तो इसके कंपेरिजन में थोड़ा स्टेबल होगा, इससे कम फिर ये स्टेबल हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल ही हो जाएगा, ठीक है। तो डी वाला सबसे ज्यादा, उससे कम सी, उसके बाद बी, उसके सबसे अनस्टेबल ए वाला। आ रही है बात समझ में, समझ गए ना। यहाँ पर 2 CH3 इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसके कंपेरिजन में ये स्टेबल होगा, और यहाँ पर एक ही CH3 प्लस आई दे रहा है तो इसके कंपेरिजन में ये स्टेबल होगा, और यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रहा, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, कार्बोएनायन में आए पर कॉन्जुगेशन नहीं होता। आप हेल्प हाइड्रोजन जुगाड़ लगा के आंसर गलत मत करना। कार्बोकेटायन में 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री से कम, 1 डिग्री से कम। लेकिन कार्बोएनायन में 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री से कम, 3 डिग्री सबसे कम। ये बात ध्यान रखना, गलत करके मत आना क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये तो हो गया ना कॉन्सेप्ट क्लियर। ये है एलिल कार्बोएनायन, है ना, एलिल कार्बोएनायन। देखो रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस कैसे हो रहा है, ये बॉन्ड उठ के ये बॉन्ड ये इधर आ जाएगा नेगेटिव वाला, तो ये बॉन्ड, ये मैं हाउ टू डू रेजोनेंस स्टेटमेंट में बता चुका हूँ कार्बोएनायन में कैसे रेजोनेंस होता है। तो इसमें एक तो ये वाला रेजोनेंस, और ये बॉन्ड उठ के इसके ऊपर आएगा, तो ये लोन पेयर इसके ऊपर यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर दूसरा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, तो इसके 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा तीर कैसे जा रहे हैं आप समझ रहे हो, तो हाउ टू डू रेजोनेटिव स्ट्रक्चर देख के आना। और यहाँ पर देखो, अगर आपने पहले पढ़ रखा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा रेजोनेंस। और यहाँ पर देखो, आप रेजोनेंस हो नहीं रहा है, यहाँ पर कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं है, तो यहाँ तो रेजोनेंस नहीं है, तो ये तो रेजोनेंस से स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, वो पाई सिग्मा पॉजिटिव, कॉन्जुगेशन ही नहीं है दोनों में, तो यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा, तो रेजोनेंस से स्टेबल हो जाएगा, तो ए वाला तो सबसे ज्यादा हो जाएगा। अभी दोनों में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप इंडक्टिव और रेजोनेंस लगाओ तो ढंग से लगाना, रेजोनेंस से स्टेबल हो जाएगा, कोई कॉन्जुगेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन यहाँ पर प्लस आई से ये इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है, और ये प्लस आई से इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है ना। ये दोनों, अब कार्बोकेटायन होता है यहाँ पॉजिटिव होता, तो इसे कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो उसे तो अच्छा लगता है, इलेक्ट्रॉन आता तो स्टेबल होता है। लेकिन यहाँ पर कार्बोएनायन है, यहाँ नेगेटिव है, लोन पेयर है, उसके पास पहले से लोन पेयर है, वो तुम प्लस आई से दोनों से इलेक्ट्रॉनों को दे रहे हो, तो उसे इलेक्ट्रॉन दोगे तो उसमें तो पहले नेगेटिव, वो ज्यादा अनस्टेबल होगा, वो ज्यादा अनस्टेबल होगा, तो क्या होगा, ये सबसे ये हो जाएगा अनस्टेबल, ठीक है। तो ये हो जाएगा अनस्टेबल, और इस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा आसपास से, ठीक है, ये तो नो इफेक्ट है। तो यहाँ पर ये वाला थोड़ा स्टेबल होगा इसके कंपेरिजन में, तो सी वाला आ जाएगा। उसके बाद बी वाला सबसे अनस्टेबल होगा, क्योंकि 2 CH3 उसे इलेक्ट्रॉनों को दे रहे हैं, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, ओनली फॉर मिथाइल कार्बोएनायन है, तो सी वाला हो जाएगा यहाँ पर इससे पहले तो। और बी वाला, ए वाला तो रेजोनेंस स्टेबल है, इसलिए सबसे आगे हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो आप यहाँ पर ये sp3 और ये sp2 और ये sp, सबको पता है हाइब्रिडाइजेशन में देखा था अपने, ये sp3 वाला है, ये sp2 वाला है, और ये sp वाला कार्बन है, ठीक है। sp नहीं है क्योंकि ये 2 पाई बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, sp। अब यहाँ पर देखो s करेक्टर, इसका कितना होता है 33%, सॉरी इसका होता है 25%, इसका होता है 33.33%, इसका होता है 50% प्रतिशत। एस करेक्टर बढ़ता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एस करेक्टर प्रतिशत ऑफ एक्स करेक्टर बढ़ता है। एक्स करेक्टर बढ़ा, इससे क्या हो रहा है आप समझ रहे हो बात को, प्रतिशत ऑफ एक्स करेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, प्रतिशत ऑफ एक्स करेक्टर बढ़ता है, तो एस क्या है, एक्स न्यूक्लियस के पास में होता है, तो इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींचेगा, तो जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा उतना ज्यादा तो इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींचेगा, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी। समझ रहे हो बात को, जितना ज्यादा एस करेक्टर बढ़ेगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि एस न्यूक्लियस के पास होता है, वो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। अगर उसका एस करेक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन की नहीं क्षमता ज्यादा होगी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मोर रेजोनेंस में बताया, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल, क्या मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल, या मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम पर पॉजिटिव चार्ज।
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल। ठीक है, ये आप लिख लेना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल। तो यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ी तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसकी, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसकी है ना, तो सी वाला सबसे ज्यादा हो जाएगा, ये स्टेबल सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो सी उसके बाद बी उसके बाद ये, बात को समझ रहे हो ना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, और यहाँ से एक्स बढ़ा न्यूक्लियस के पास है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, एक्स जिसका ज्यादा होगा सब ज्यादा इसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, क्योंकि ये सोलवाइड न्यूक्लियस के पास होता है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ नेगेटिव ये ज्यादा स्टेबल हो गया। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर भी स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लेते हैं अपन कार्बन आयन का। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लेते हैं कार्बन आयन का, तो यहां भी वही है, इसे लिखता हूं मान। स्टेबिलिटी देखते हैं कार्बन आयन की, तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखेंगे तो देखना यहां पर C6H5 3, ये समझ रहे हो ना, ट्राइफिनाइल कार्बो मिथाइल कार्बोन आयन, ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोन आयन, और ये 5,6H5 2, ये डाई फिनाइल मिथाइल कार्बोन आयन। ठीक है, डाई फिनाइल मिथाइल कार्बोन आयन, और ये फिनाइल कार्बोन आयन। ठीक है, फिनाइल मिथाइल कार्बोन आयन। ठीक है, उसके बाद यहां पर आ जाएगा विनाइल। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस CH2, ये एल्डिल कार्बोन आयन। ठीक है, इसके बाद एल्डिल कार्बोन आयन के पास बात आ जाएगा। अब इसमें देखो, इसके बाद यहां तक तो कार्बोकेटायन और फिर एल्डिकल की तरह ऑर्डर सेम था, लेकिन इसके बाद डिग्री वाला सबसे कम स्टेबल होगा। ये मैंने बता दिया क्यों होगा सबसे कम, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला होगा, तो इसमें ऑर्डर में ये वाला आ जाएगा CH3 माइनस, ये ज्यादा स्टेबल होगा, CH2 CH3 CH2 माइनस, उसके बाद CH3, उसके बाद CH3 CH3 CH3, ये आधी बात। ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन क्या हो रहा था, ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता था। क्यों रहता है ये वाला, क्योंकि कार्बोकेटायन क्या आएगा 3 डिग्री पे, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन होता है कार्बोकेटायन में। हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर एक H प्लस छोड़ के एक बार बॉन्ड यहाँ बनाएगा, तो 3 बार बॉन्ड H प्लस यहाँ वाला बनाएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन में बताया 3 ये बनाएगा, 3 नो अल्फा हाइड्रोजन है, तो नो बॉन्ड रेजोनेंस बनेंगे ज्यादा। लेकिन यहाँ पर कार्बन आयन में क्या है, कार्बन आयन में ये वाला कार्बन आयन है, तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव है। ये यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, लेकिन बन ही नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है पहले से, तो कैसे बॉन्ड बनेगा, तो ये वाला सबसे नॉन स्टेबल हो जाएगा। इसमें 3 डिग्री वाला, उसमें कार्बोकेटायन या फिर डिग्री में 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। ये समझा चुका हूँ अच्छे से, क्लियर होना चाहिए। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं और लेक्चर को कंप्लीट करते हैं ना। और ये वाला समझ लिया आपने, ये वाला रेजोनेंस स्टेबल है, इसमें 10 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं। मैं बता दिया कार्बोकेटायन, इसमें बता देता हूँ, चलो यहाँ पर ये सब उतार लेना आप, है ना। इसमें बता देता हूं मैं आपको, ये वाला है, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, ये खोल के लिखते हो, आप भी लिख सकते हो। अगर IUPAC पढ़ाओ तो नहीं पढ़ाओ, फिर ऑर्गेनिक क्यों देखने आओ, लेक्चर ही क्यों देखने आओ। जो अगर ये नहीं आता आपको तो फिर लेक्चर ही क्यों देख रहे हो, ये तो सीखना अच्छी हो भाई। वो देखिए था, अब इसमें क्या होता था, 10 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन रही थी। 10 कैसे बन रही थी, इसमें 7 बन रही थी। मैं पहले बता चुका हूँ इसमें कितनी बन रही थी, 4 कैसे, इसमें देखो 10 कैसे बन रही थी स्ट्रक्चर। ये लोन पेयर आएगा तो ये बॉन्ड उठ के एक बार नेगेटिव यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा, क्योंकि ये बॉन्ड उठ के यहाँ आ जाएगा तो लोन पेयर यहाँ आ जाएगा। उसके बाद ये बॉन्ड उठ के यहाँ आ जाएगा तो लोन पेयर यहाँ आ जाएगा। इसमें 3 इसमें और एक बार, और यहाँ कैसे होगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये उठ के इसके पास चला जाएगा, तो एक बार यहाँ, और फिर एक बार ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो लोन पेयर यहाँ, उसके बाद एक बॉन्ड यहाँ आएगा तो लोन पेयर यहाँ, तो 3 यहाँ। वैसे यहाँ 3 बन रही थी, ये यहाँ आएगा तो एक लोन पेयर यहाँ, फिर उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो लोन पेयर यहाँ, उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो लोन पेयर यहाँ आएगा। ठीक है, ये बन रहा था। तो यहाँ पर कितनी 10 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, यहाँ 7 है, पहले बता चुका हूँ। यहाँ तो मैंने थोड़ा सा जगह कम थी तो ऐसे ही बता दिया। तो यहाँ 10 रेजोनेटिव, यहाँ 7 कैसे बन रही है,
यहाँ पर देखो लोन पेयर है, ये लोन पेयर है ना, यहाँ पर एक कार्बन पे लोन पेयर, ये नीचे बना दिया मैंने, ऊपर बना दिया सोन में थोड़ा। यहाँ पर क्या होगा, ये लोन पेयर है, लोन पेयर इस पे आएगा तो ये उठ के इस पे आएगा, तो एक बार यहाँ आएगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो एक बार यहाँ आएगा लोन पेयर, फिर उसके बाद ये बॉन्ड उठ के यहाँ आएगा तो लोन पेयर यहाँ आएगा। तो कितने रेजोनेटिव स्टेट बनते हैं, 3 इसके रह गया तो 4 रेजोनेटिव है ना, 4 और यहाँ पर 3 इसके तो 7 रेजोनेटिव स्टेट इसके बन रहे और इसके 4 बन रहे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला, इसके कम ये वाला, इससे कम ये वाला, और ये वाला बताया क्या ये वाला क्यों स्टेबल है मैंने, क्योंकि यहाँ पर 3 डिग्री, ये 3 डिग्री सबसे बाद में आएगा, यहाँ पर 3 डिग्री वाला बना दिया था पहले मैंने, ठीक है, मिटा दिया था, यहाँ पर 3 डिग्री, ये ऑर्डर लिख लेना, ठीक है, ये ऑर्डर लिख लेना। उसके बाद ये 3 डिग्री वाला बताया जाए क्यों स्टेबल है। उसके बाद में 2-3 क्वेश्चन और करा के लेक्चर कंप्लीट करता हूँ, बहुत बड़ा लेक्चर हो चुका है ये वाला, ठीक है। ये लास्ट 2 क्वेश्चन देखे, इन दोनों क्वेश्चनों में देखना, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये वाला, और इसके बाद लेक्चर खत्म कर देंगे, इसके बाद कार्बन नाइट्राइल चलेगा, ठीक है। इसमें देखो आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन में 2 क्वेश्चन, यहाँ पर फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें देखो पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर कॉन्जुगेशन है, मतलब रेजोनेंस स्टेबल है, ये भी रेजोनेंस स्टेबल है, ये भी रेजोनेंस स्टेबल है। रेजोनेंस स्टेबल क्योंकि देखो ये लोन पे उठ के इधर आएगा तो पाई बॉन्ड उठ के इधर से जाएगा, सेम यहाँ कंडीशन होगी, सेम ऐसा यहाँ पर होगा, ठीक है, क्योंकि तीनों में देखो डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन में लोन पे बोलो एलाइली के तीनों डबल बॉन्ड पास वाले कार्बन पे लोन पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले का पास के अलग कार्बन पे लोन पे, मतलब तीनों में एक जैसे, तो तीनों रेजोनेंस स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। एलाइली के, एलाइलिक में रेजोनेंस होता है, सबको पता है। और कैसे होता है कॉन्जुगेशन, देख लो, पाई सिग्मा लोन पे, पाई सिग्मा लोन पे, पाई सिग्मा हो रहा है ना, क्या होगा इन तीनों में, ये लोन पे उठ के इधर रहेगा डबल बॉन्ड, मैं बता चुका हूँ हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, वहां जाके देखना, ठीक है। अब इसमें दूसरी चीज क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये भाई यहाँ पर 3 डिग्री वाला कार्बन है ना, क्योंकि एक यहाँ से 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर देखो 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि एक से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर देखो 2 डिग्री कार्बन है ना, दो कार्बन जुड़ा हुआ है। तो देखो मैंने क्या बताया था, आप यहाँ कार्बोकेटाइन को सोच के टिक मत कर देना कि क्या 3 डिग्री वाला सबसे स्टेबल होता है, क्योंकि उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन, ऐसा कुछ नहीं। कार्बोकेटाइन में मैं बता चुका हूँ कि 3 डिग्री वाला सबसे अनस्टेबल होता है, क्यों होता है ये भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 डिग्री वाला सबसे कम हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 डिग्री वाला, तो बी वाला सबसे ज्यादा, उसके बाद ए वाला, उसके बाद सी वाला, ठीक है, बी वाला सबसे ज्यादा, उसके बाद स्टेबल, ठीक है, उसके बाद ए वाला 2 डिग्री, 3 डिग्री वाला सबसे सी वाला, ठीक है। इसके बाद ए वाला, ये वाला क्वेश्चन कीजिए, इसमें पूरे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे जितना ही पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर नो इफेक्ट लग रहा है वैसा, कोई इफेक्ट नहीं है। यहाँ पर देखो NO2, ये होता है एन डबल बॉन्ड हो, कोलिनेट बॉन्ड हो, ये बॉन्ड उठ के इधर आता है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, रिंग से इलेक्ट्रॉनों खींचेगा, मतलब -m से इलेक्ट्रॉनों को खींचा है, समझ में आ रहा है, -m मीजोमेरिक इफेक्ट में बता चुका हूँ, -m क्या है, ठीक है, -m से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा रिंग से, -m से, और माइनस नाइट्रोजन की मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, तो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा इलेक्ट्रॉन -I से, ठीक है। यहाँ पर देखो CHO, यहाँ पर CHO देखना, C डबल बॉन्ड OH, अब यहाँ पे क्या होता है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लगता है, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कमी, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो -m से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है, -m से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और यहाँ -I लेगा नहीं, क्योंकि कार्बन तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो +m से इलेक्ट्रॉनों को देगा, ऑक्सीजन के पास नॉन पेयर है, तो +m से इलेक्ट्रॉनों को देगा, ठीक है, +m से इलेक्ट्रॉन को देगा। अब आप इसमें देखो, इसमें -m से इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, इस पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे तो ये चार्ज थोड़ा फैल जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये वाला यहाँ से -m से और -I से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं दोनों, तो यहाँ पर नेगेटिव है CH2 पे, तो यहाँ से जैसे चार्ज थोड़ा रिंग में फैल जाएगा, जिससे स्टेबल हो जाएगा, तो ये स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। और इसमें -m से इलेक्ट्रॉन की ये भी स्टेबलाइज कर रहा है। और ये वाला देखो, इस पर देखो लोन पेयर है, इसको +m से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस पर पहले नेगेटिव हो, तुम उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो अनस्टेबल होगा, ये अनस्टेबल। और ये वाला, इसमें भी लोन पेयर होता है, ये +m से इलेक्ट्रॉनों को देगा, ठीक है, और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन -I से इलेक्ट्रॉन की जगह, लेकिन यहाँ +m डोमिनेट होता है, -I नहीं, तो यहाँ भी +m, तो यहाँ पहले नेगेटिव हो, तुम इसको इलेक्ट्रॉनों को दे रहे हो तो अनस्टेबल करेगा। और यहाँ पर देखो +I से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, देगा, +I से इलेक्ट्रॉनों को देगा, ठीक है, +I से इलेक्ट्रॉन जा रहे हो ऊपर रिंग में, तो यहाँ पर पहले नेगेटिव हो, तुम इस इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो अनस्टेबलाइज करेगा, ठीक है, अनस्टेबल होगा, क्योंकि उस पर पहले नेगेटिव हो, तुम इलेक्ट्रॉनों को दे रहे हो। यहाँ पर देखो आप क्लोरीन, ठीक है, यहाँ पर +m क्यों नहीं लगा है, यहाँ पर आप बोल रहे हो +m, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए +m -m के लिए, यहाँ पर क्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो ये +m से इलेक्ट्रॉनों को देगा, बट
यहाँ ये डोमिनेट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक्सेप्शनल केस है, मैं मेजोमेरिक इफेक्ट में अच्छे से बता चुका हूँ क्यों एक्सेप्शनल गेट है। ठीक है, माइनस आई से इलेक्ट्रॉनों की जगह, तो ये तो डोमिनेट नहीं करेगा, माइनस आई से ये तो इलेक्ट्रॉन उस पर नेगेटिव है और उससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो वो तो स्टेबल होगा थोड़ा, तो ये करेगा स्टेबल आई। तो अपन पहले किसको लेंगे, कौन ज्यादा स्टेबल है? तो स्टेबल कौन कौन सा हो रहा है? ये बी सी और जी वाला स्टेबल हो रहा, ये वाला और ये वाला। अब इन तीनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, अब कौन ज्यादा खींच रहा है? ये ज्यादा खींच रहा है, ये वाला सबसे ज्यादा खींचेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो NO2 ग्रुप है, NO2 का प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होता है, मैं ऑर्डर लिखा चुका हूँ। तो यहाँ पर बी वाला सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद सी वाला, उसके बाद सबसे कम खींचेगा क्योंकि तो माइनस आई से खींच रहा है। रेजोनेंस ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की जगह माइनस आई के कंपेरिजन में मेजोमेरिक में अच्छे से बताया था मैंने मेजोमेरिक में कि माइनस एम इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा और ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ये वाला जी वाला। ठीक है, अब कौन अब इसके बाद नो इफेक्ट वाला आ जाएगा क्योंकि इसमें नो इफेक्ट मिलेगा। अब ये जितने इलेक्ट्रॉनों को जो ज्यादा देगा वही ज्यादा अनस्टेबल होगा, जो कम से कम इलेक्ट्रॉनों को देगा वही स्टेबल होगा। तो सबसे कम वाला तो सबसे कम इलेक्ट्रॉनों को ही देगा, प्लस आई दोनों में तो प्लस एम है, ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को देगा ज्यादा अनस्टेबल करेंगे, ये होगा सबसे कम इलेक्ट्रॉनों को ही देगा। तो सबसे इन दोनों से ज्यादा तो ये होगा, तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, एफ वाला। अब इन दोनों में देखो कौन है, इन दोनों में देखो OH और OH3। अब कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को, कौन कम से कम इलेक्ट्रॉनों को देगा? जो कम इलेक्ट्रॉन देगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर OCH3 कम इलेक्ट्रॉनों को देगा OH की अपेक्षा, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा E वाला, उसके बाद D वाला। ठीक है, ये ऑर्डर लिखा है था मैंने, ऑर्डर में अच्छे से बताया था। ठीक है, इसके बाद लेक्चर कंप्लीट करते हैं, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट आ गया, पूरे क्वेश्चन क्लियर हो गए। इसके बाद कार्बन नाइट्राइल देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को